बड़ी खबरों में बात होगी कल पेश होने वाले आम बजट की, साथ ही बात होगी प्रदेश में पेश होने वाले बजट की, जिस पर सीएम गहलोत मंथन कर रहे हैं, और बात कोरोना की रफ्तार की भी, जो फिलहाल मरुधरा में कम हुई है। लेकिन पहले देख लेते हैं प्राइम 25। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी एससी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरल रेड्डी लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की, कहा सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया है सत्र में सब सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों में छूट का फैसला किया। रैलियों में अब 1000 लोग शामिल हो सकते हैं, इंडोर सभाओं में 500 लोग। 11 फरवरी तक रैलियों पर रोक है। सचिन पायलट ने कहा उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के आने पर राज्य की जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, सस्ता रसोई गैस सिलेंडर राज्य के लोगों को मिलेगा। सचिन पायलट इन दिनों उत्तराखंड के चुनावी रण में हैं। सचिन पायलट ने आज देहरादून के पलटन बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आज संसद परिसर से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आई। सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आशीर्वाद देते दिखे। संसद परिसर में जब मुलायम सिंह बाहर आ रहे थे, तब स्मृति ईरानी उनके चरण स्पर्श किए तो मुलायम सिंह ने आशीर्वाद दिया। राजस्थान की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। सीएम ने मुख्य सचिव की नई जिम्मेदारी के लिए उषा शर्मा को शुभकामनाएं दी। मरुधरा के बजट को लेकर गहलोत सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में। बजट को लेकर मुख्यमंत्री राज्य के गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटीज के लोगों के साथ विमर्श उन्होंने किया, ताकि बजट समावेशी और आम लोगों का बजट हो सके। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 6369 नए कोरोना केस आए, 23 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसेस 67,000 के पार हैं। बूंदी के नैनवा क्षेत्र पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने धानु गांव में 53 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। जोधपुर में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत आमजन कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला स्तरीय जागरूकता रथ रवाना किया गया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय ने छात्रों ने फीस बढ़ोतरी का विरोध बढ़ रहा है। छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन में चल रहा गतिरोध कम नहीं हो रहा। श्रीगंगानगर में आज किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं की सराहना करते हुए कहा कि कोविड से लड़ाई में वैक्सीन बहुत जरूरी है। राजसमंद जिले के खमनोर में आज स्वराज 75 सूर्य नमस्कार संकल्प अभियान का उद्घाटन किया गया। बांसवाड़ा शहर के प्रमुख रोड 6 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। शिलान्यास सोमवार को टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में परिषद ने सोमवार को बांसवाड़ा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज दान प्रतापगढ़ जिले के धरियावत थाने के दौरे पर रहे। उनके पहुंचने पर पुलिस के जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीकर के एसके अस्पताल का विधायक राजेंद्र पारीख ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। करौली चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना को वित्तीय मंजूरी की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने आमेर महल का भ्रमण किया। महल को देखते हुए अभिभूत हुए आर्मी चीफ ने विजिटर्स बुक में लिखा, यह मेरा सौभाग्य है कि यहां आने का मौका मिला। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अक्षय पात्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए सूखा राशन किट और स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर में किसानों ने आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को वापस लेने का वादा करके भी वापस नहीं लेने पर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर की गाड़ी चलाने वाले मदन दास को उनके रिटायरमेंट पर एडीएम ने एक दिन का साहब बनाकर खुद ड्राइवर पर सम्मानित किया। भारत और वेस्टइंडीज की टीम 6 फरवरी 2022 को जब वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी तो भारतीय क्रिकेट टीम के नाम एक इतिहास लिखा जाएगा। भारत की टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम बन जाएगी जिसने सबसे पहले 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का गौरव हासिल किया हो।
चलिए अब बात उस बही खाते की जिसके जरिए वित्त वर्ष 2022-2023 में सब कुछ सही हो सकता है। सोमवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र में मंगलवार को दिन के 11 बजे बजट पेश होगा। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार सह रहे लोगों को उम्मीद है कि इस बार का बजट मंगलकारी होगा। बजट से आस होगा चौतरफा विकास। बुनियादी चीजें, जरूरत की चीजें उनको थोड़ा कम प्राइस पे अगर मिलेगा उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। टैक्स डिडक्शन सब लोगों के लिए होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बढ़ेगा रोजगार, होगा सबका बेड़ा पार। हम ये चाहते कि हर परिवार को जो कारीगर है, आर्टिजन है, ऐसा कुछ इस बजट के अंदर उनका लाए कि उनका जो व्यापार है वापस खड़ा हो। चुनाव की वजह से लोक लुभावन बजट। आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। करीब 52 मिनट तक संसद में चले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस अभिभाषण के साथ ही साल 2022 के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इससे ठीक पहले पीएम मोदी ने भी बजट सत्र को सार्थक और उपयोगी होने की अपील की। चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में देश की आर्थिक समीक्षा पेश की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार भी संसद सदस्यों को आर्थिक सर्वेक्षण की डिजिटल कॉपी दी गई। पिछले साल बजट में सरकार का मुख्य फोकस हेल्थ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास था। इस साल कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सवाल है कि इस बार का देश का बजट कैसा होगा, लेकिन उससे पहले आर्थिक समीक्षा के बारे में जान लीजिए। विदेशी निवेश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश हैं। 2022 और 23 में ग्रोथ रेट 8.5% तक रहेगी। Next year, and we forecast that India's GDP will grow in real terms by 8 to 8.5% in 22-23. ये तो हुआ आगामी यानी 22-23 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान। अब पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण की बात जान लीजिए। तब अनुमान लगाया गया था कि 2021-22 में देश की विकास दर 11% पर रह सकती है, लेकिन रहा ये। Economy this year is estimated to have grown by 9.2% after a contraction of 7.3% in the previous year. यकीनन 2020-21 से इस बार का विकास दर अधिक है, लेकिन कोरोना की वजह से जो उम्मीद लगाई गई थी उससे विकास दर का ये लक्ष्य पीछे रह गया और इससे 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य और मुश्किल हो गया है। अब सवाल है कि बजट है क्या और इस सत्र में पेश होने जा रहा बजट आखिर कैसा होगा। आपको बता दें, बजट में सरकार की तरफ से आगामी साल का आय और खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाता है। बजट पेश होने के 1 हफ्ते के बाद से ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। आपको बता दें कि देश के आम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें होती हैं। अपने कारोबार के लिए राहत चाहता है व्यापारी, तो आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद रहती है। वहीं सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को बजट में छूट की उम्मीद रहती है। उम्मीद है मंगलवार को पेश होने जा रहा देश का आम बजट सबके लिए मंगलकारी होगा और इससे हर वर्ग की चाहत पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बजट कल पेश होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अभी से कह रही है राजस्थान को बजट से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है, देखते हैं।
22 का बजट 25 पर प्रहार, डोटासरा का केंद्र पर प्रहार, डोटासरा ने किया बजट वाला वार, 25 सांसद फिर भी नहीं बजट में न्याय। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। प्रदेश के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार। देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणाओं का पिटारा खोलेंगी। प्रदेश को भी इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस मानकर बैठी है कि राजस्थान को इस बजट में भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पिछले 3 साल का अनुभव हमारे साथ है। पिछले 3 बजट में राजस्थान को कुछ भी खास नहीं मिला है। डोटासरा ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखते हैं। राजस्थान ने केंद्र को 25 सांसद दिए। प्रदेश में पानी की किल्लत दूर करने के विशेष प्रावधान नहीं। बेरोजगार को राहत देने के लिए कारखाने खोले जाने की जरूरत। बिजली के क्षेत्र में भी राजस्थान के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। कभी कोई एसडीएम को धमका रहा है, कभी किसी को धमका रहा है, ये काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करें कि ये प्रदेश में पानी की किल्लत है, प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी के लिए कोई न कोई तो कल कारखाना खोल दो, कोई नौकरियां निकाल दो, कुछ तो कर दो। बिजली की दिक्कत है तो बिजली के लिए जो वो सुविधाएं दे सकते हैं वो देनी चाहिए। डोटासरा का कहना है कि सभी रोजगार से लेकर विकास की बड़ी योजनाएं कांग्रेस सरकार लेकर आई। बीजेपी के शासन में विकास नहीं दिखा है। मनरेगा रोजगार का कोई अवसर था, वो कांग्रेस यूपीए सरकार लेकर के आई थी। भ्रष्टाचार मुक्ति की एक कड़ी के अंदर सूचना का अधिकार हम लोग लेकर के आए थे। खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम जिससे 72% लोग आज 1 रुपए किलो में अनाज ले रहे हैं, वो कांग्रेस लेकर के आई थी। निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट हम लेकर के आए थे। ये तो नोटबंदी करते हैं, जासूसी करते हैं। यह बात सही है कि पिछले सालों के बजट में राजस्थान की जिस तरह से अपेक्षाएं थी वह पूरी नहीं हो पाई। अब राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस बार केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। देखना होगा कि बजट में राजस्थान की उम्मीद कितनी पूरी होती है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और प्रदेश के बजट की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्री बजट संवाद का जो सिलसिला है वो जारी है। कल भी ये जारी रहेगा। कल मुख्यमंत्री बजट को लेकर संवाद करेंगे किसानों, पशुपालकों से, डेयरी संघों के प्रतिनिधियों से। इनसे बातचीत करेंगे, उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सुझाव है प्रदेश के बजट को लेकर, ये जानेंगे। और क्या आश्वासन वो दे सकते हैं इन ग्रुप्स को, इन लोगों को, यानी किसानों को, पशुपालकों को, डेयरी संघों के प्रतिनिधियों को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये प्री बजट का संवाद है जिसमें हर वर्ग से सीएम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार से और वो क्या चाहते हैं कि प्रदेश के बजट में उनके वर्ग के लिए, उनके लिए क्या हो। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चाकसू में आग के तांडव की खबर है। वन विभाग की नर्सरी में आग लग गई। करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में यह आग लगी हुई है। पेड़ पौधे जलकर खाक हुए हैं। मौके पर वनकर्मी पहुंचे, ग्रामीण पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाकसू से अग्निकांड की। वन विभाग की नर्सरी में आग लगी हुई है। करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैल चुकी है। पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। देखिए आप तस्वीरें, देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर दावानल की स्थिति वहां पर बनी हुई है और यह आग फैल भी सकती है। ऐसे में कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए।
चाकसू से ये तस्वीरें सामने आई हैं, वन विभाग की नर्सरी जहां पर आग लगी हुई है। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। हालात पर काबू पाने के बाद उस दिशा में भी फैक्ट्स खंगाले जाएंगे, जांचा जाएगा। बहरहाल इस वक्त आप देख सकते हैं आग से जलकर पेड़ पौधे खाक हुए हैं। वनकर्मी और ग्रामीण फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, आग की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों से आप अपने आप ही लगा सकते हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है, आपको दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, क्या अपडेट्स हैं? जी मैं आपको बता दूं कि चाकसू स्थित ये जो वन विभाग की नर्सरी थी, इसमें अचानक आग लग गई। करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ये नर्सरी फैली हुई है, जहां आग लगने से 10 हेक्टेयर में लगे वनस्पति पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। सूचना पर जो वनकर्मी और ग्रामीण मौके पे पहुंचे, उन्होंने पानी के टैंकर मंगवाकर आग पर पानी डाला और आग पर काबू पा लिया गया है। तो आग कैसे लगी, इस संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं लग पाई है कि भाई आग के क्या कारण रहे। हालांकि वनकर्मी और जो ग्रामीण थे उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और अभी जो वनकर्मी है वो इसकी जांच कर रहे हैं कि भाई आग के कारण क्या रहे। चलिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक के बाद फैसला लिया। अब 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध है। हालांकि आयोग ने थोड़ी राहत देते हुए चुनावी रैली में 1000 लोगों के शामिल होने, इंडोर सभाओं में 500 लोगों के शामिल होने और डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोगों के साथ शामिल होने की अनुमति दी है। इससे पहले आयोग ने 22 जनवरी और फिर 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। बता दें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव हो रहे। आयोग ने राजनीतिक दलों पर रोक 11 फरवरी तक लगाई है। अब 11 फरवरी तक राजनीतिक दल कोई रोड शो नहीं करेंगे, साइकिल यात्रा नहीं निकाल सकेंगे, पद यात्रा नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि समीक्षा बैठक में चुनाव आयोग ने राहत भी दी है राजनीतिक दलों को। अब राजनीतिक दल 1000 लोगों के साथ सभा कर सकते हैं। इससे पहले तक ये सीमा 500 लोगों की थी। इसी तरह से इंडोर बैठकों की सीमा में भी इजाफा किया गया है। अब 300 के बजाय 500 लोगों के साथ प्रत्याशी इंडोर बैठक कर सकते हैं। साथ साथ घर घर जाकर जो प्रचार करने की सीमा थी उसमें भी इजाफा किया गया। 10 के बजाय 20 लोगों के साथ उम्मीदवार प्रचार घर घर जाकर कर सकता है। इस संख्या में उसके सुरक्षा कर्मी शामिल नहीं होंगे। ये फैसला चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक के बाद लिया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार। विदेश